बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये स्टोरी का पहला हिस्सा है। अगर आप इस दिलचस्प स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप स्टोरी के अगले 2 पार्ट से महरूम ना रह जाएं। नाजरीन, ये स्टोरी 3 पार्ट पर मुश्तमिल है और ये पहला पार्ट है। नाजरीन, एक बादशाह का गज़ब और एक औरत की ताकत। इससे पहले कि शहरज़ाद की कहानी शुरू की जाए, मुझे इन 2 ताकतवर बादशाहों की दास्तान सुनाने दें, जिनमें से एक हर रात किसी औरत से शादी करता, सुबह होने पर उसका सर कलम करवा देता। क्यों? अगर आप बादशाह के दरबारियों से पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे कि इनकी बीवियों ने इनसे बेवफ़ाई की थी। इसलिए कहानी शुरू होती है। छोटे भाई समरकंद के बादशाह शाह ज़मान से उसने अपनी बीवी को अपने ग़ुलाम के साथ देखा और इसी लम्हे तलवार के एक ही वार से दोनों के टुकड़े कर दिए। इसका भाई शहरयार, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से चीन तक फैली हुई थी, उससे अजीम बादशाह था। चनाचे इससे भी बड़ा अलमिया इसका मुंतज़िर था। इसने बाग में अपनी मलका और 10 दाश्ताओं को ग़ुलामों के साथ मशगूल देखा। सदमे से बेहाल होकर इसने अपना तख्त व ताज छोड़ देने का फ़ैसला किया और अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए आमादा किया। इन्होंने फ़ैसला किया कि इस वक्त तक पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक इन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफ़ी आवारागर्दी के बाद उन्हें अपने जैसा एक बदनसीब मिल ही गया, लेकिन वो कोई कमज़ोर इंसान न था, बल्कि एक ताकतवर और ज़बरदस्त जिन था। वो जिन अपनी औरत को 7 तालों में मकफल रखता था, फिर भी औरत ने उसे 570 बार धोखा दिया और हर धोखे की निशानी उसने इन मर्दों की अंगूठी की शक्ल में महफूज कर रखी थी। इस फ़हरिस्त में दोनों भाइयों का भी इजाफ़ा हो गया और इन दोनों की अंगूठियां भी औरत ने एक धागे में बांध कर रख लीं। वहाँ से निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि हमें औरतों के बुग़्ज़ से पनाह ढूंढनी चाहिए, और फिर दोनों शहरयार की सल्तनत वापस आ गए। शहरयार अपने तख्त पर बैठा और वज़ीर आज़म को मलका को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। इसके बाद इसने इन तमाम दाश्ताओं और ग़ुलामों के भी सर कलम करवा दिए, जिन्हें इसने बाग में अरियां रक्स करते देखा था। लेकिन इन सब के बाद भी इसके दिल को तसल्ली ना हुई। इसने अपने वज़ीर को एक दुल्हन लाने के लिए कहा और सुबह जलाद के हाथों इस गरीब का सर कलम करवा दिया। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उसकी अवाम ने उसके जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, बादशाह पर लानत भेजी और खुदा से उसकी तबाही की दुआएं मांगी। औरत मुश्ताल हो गई, माएँ फरियाद करने लगीं, वालिदैन अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से कूच करने लगे। हत्ता कि वो दिन आ गया जब वहाँ एक भी जवान लड़की ना बची सिवाय 2 के। वो दोनों वज़ीर आज़म की बेटियाँ शहरज़ाद और दुनियाज़ाद थीं। कहानी का ये रुख आप बादशाहों खुशामदियों के मुँह से सुनेंगे जिनका गलबा तुम्हारे दरबारों पर होता है, लेकिन अगर आपको कहानी का दूसरा रुख सुनना है तो इन ख़ानदानों से सुने जिनकी बेटियां बादशाह की खूनी प्यास की भेंट चढ़ गईं। वो आपको बताएंगी कि दोनों बादशाह दरअसल नामर्द थे, उन्हें किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तख्त व ताज के एक वारिस के लिए आवाम की बेपनाह दबाव में आकर उन्होंने शादी की हामी भर ली। ये सोचकर उन्हें एक ऐसी औरत की जो अफ़शा नहीं करेगी, उन्हें ऐसी औरत मिल भी जाती, क्योंकि अक्सर औरतों की शादी नामर्दों से हो जाती है और तमाम उम्र अपने खामदों की जवान मर्दगी की तारीफ़ें करती गुजार देती हैं। लेकिन वो सिर्फ़ नामर्द नहीं थे, साथ ही बुज़दिल भी थे, और चूँकि वो ख़ुद कभी किसी के साथ वफ़ादार नहीं रहे थे, चनाचा वो अपनी बीवियों पर भी भरोसा ना कर सके और बिलाखिर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो उन जैसे बुज़दिल मर्द अपनाते हैं, तशद्दुद का रास्ता। वो अपनी आरामगाहों से बाहर तो बादशाह थे, मगर अंदर चूहों से भी बदतर थे। चूँकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज किसी पर खुले, चनाचा उन्होंने अपनी हर दुल्हन को जलाद की तलवारों के वार से खामोश कर दिया। 3 साल तक यही सब चलता रहा और फिर एक दिन उन्हें शहरज़ाद की शक्ल में अपना मुकाबिल मिल ही गया। वो खूबसूरत थी, होशियार थी, उसने किताबें पढ़ी थीं, उसके पास एक ऐसा हुनर था जो किसी मर्द के पास नहीं हो सकता, और वो थी ताकत, एक औरत की नर्मो नाज़क ताकत। उसकी बहन दुनियाज़ाद भी उसी की तरह होशियार और ख़ूबसूरत थी और अपनी बहन
کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر کیا چیز ہے اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے۔ شہرزادے اس آزمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کرا دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر میں مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو۔ وزیر نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کی انا پر قربان کر دی گئیں۔ شہرزادے نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں۔ شہرزادے نے جواب دیا، مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں۔ وہ مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت کی نرم و نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری ہے، جسمانی نہیں، اور تمام مردوں میں یہ کمزوری موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سٹوری آج کی یہ جو ہمارا پہلا پارٹ ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ دوسرا اور اسی سٹوری کا تیسرا پارٹ دیکھ سکیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔